तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर से, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें आपको सपोर्ट करेगा सिर्फ एग्जाम में, बट आपको सॉफ्टवेयर भी पता होनी चाहिए कि ऑफिस में किस तरह से आप अपने रिपोर्ट्स को मेंटेन करें। तो हम एक ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो कि है एक्सेल, ये सॉफ्टवेयर आपके जो डीएसएस है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर आता है। आप लोगों का एक मॉड्यूल है, आई थिंक फोर्थ मॉड्यूल है, डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हमने कल बताया था एमआईएस का काम होता है आपकी डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर, राइट। तो वो डिसीजन लेने के लिए हमें वो स्टैटिक्स कहाँ से मिलेगा, वो किसने बनाएंगे। तो एक्सेल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट एक्सेल पॉपुलर है। कुछ लोग एक्सेल यूज करते हैं, कुछ पावर BI यूज करते हैं, कुछ ईआरपी यूज करते हैं, कुछ टैब वीक यूज करते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग यूज करती है, लेकिन सारी कंपनियां एक्सेल जरूर यूज करती है, ठीक है। हायर लेवल पे आपको एक्सेल इस्तेमाल होगा, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं उसको एक्सेल भी मिलता है और बाकी और भी सपोर्ट, क्योंकि डेटाबेस एक्सेल पे नहीं होता, उनका डेटा किसी न किसी डेटा सर्वर पे हो। तो सर्वर से डेटा एक्सेल पे लाने के बाद हम रिपोर्ट्स को तैयार करें। तो आपको बेसिक एक्सेल, इंटरमीडिएट एक्सेल और थोड़ी बहुत एडवांस एक्सेल पता होनी चाहिए। और अगर आपने एक्सेल पे अच्छा कमांड कर लिया तो फिर आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोकेगा, चाहे बीबीए की डिग्री हो या ना हो। सो एक्सेल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सबसे पहले समझिए कि एक्सेल के अलावा और क्या चाहिए। होता है आपका ऑफिस, एमएस ऑफिस होता है, ठीक है। एमएस ऑफिस के जो है एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर का पैकेज है, कई सारे सॉफ्टवेयर का पैकेज है। सिर्फ आप एक्सेल डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है। अगर आपके लैपटॉप में नहीं है एक्सेल और पावर पॉइंट नहीं है, तो आप लोग क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सबसे पहले वर्ड, एमएस वर्ड, इसको ऊपर लेटर ड्राफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो आप सादा कागज पे करते हैं वो काम किस पे करेंगे, एमएस वर्ड पे। लेटर ड्राफ्टिंग हो गया, प्रपोजल बनाना हो गया, या फिर हाँ जो भी चीज, जो भी आपका एक सादा कागज पे जो आप करते हैं नॉर्मली, अगर कंप्यूटर हटा दें मैनुअल काम करते समय, जो काम सादा काम पे करते हैं वो सारा काम किस पे करेंगे, एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड के बाद आपको आता है पीपीटी। पीपीटी प्रेजेंटेशन, जैसे कल क्लास में पावर पॉइंट स्लाइड इस्तेमाल किए थे, वो स्लाइड्स होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ रिसर्च किए है, रिसर्च करने के बाद आपको किसी को 10-20 लोगों को प्रेजेंट करके एक्सप्लेन करना है। जैसे मुझे आपके माइंड के बारे में एक्सप्लेन करना था, तो हम सिर्फ बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हम बोल रहे हैं, साथ में विजुअल दिखा रहे हैं, तो आपकी इफेक्ट ज्यादा पड़ रही है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही है। इसलिए मीटिंग्स वगैरह में भी आपको पीपीटीज बनाना पड़ सकता है। अगर कोई चीज आपको प्रेजेंट करना है या फिर आपके बॉस को प्रेजेंट करना है, तो आपको जो है पीपीटीज बनाना पड़ सकता है। तो पीपीटीज को आपको सीखना होगा। उसके बाद अब बारी आती है आपके पास आउटलुक की। आउटलुक किसके लिए होता है, मेलिंग के लिए। आप लोग मेल करने के लिए जीमेल इस्तेमाल करते हैं, कंपनी जीमेल इस्तेमाल नहीं करती। जैसे मेरी मेल आईडी है kumar@iptindia.com, तो मुझे कहाँ पे जाके लॉग इन करना होगा, आउटलुक। आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेलिंग के लिए काम आता है। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स है कि इसमें हम कस्टमाइज, अट्रैक्टिव या फिर कहे तो सुंदर सा मेल बना सकते हैं। जैसे किसी की ग्रीटिंग बनाना होगा या प्रपोजल भेजना हुआ, तो सर एक मेल, अच्छा मेल डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड का ही पूरा सिस्टम उसमें चलाता है। दूसरा, अब जैसे आपको यदि जीमेल खोलना है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो नहीं खुलेगा। तो अगर आपको पुरानी मेल देखनी है, पुरानी कोई मेल देखनी है, तो आप तो नहीं देख पाएंगे। बट आउटलुक क्या करता है, सारा मेल को सिस्टम में लोड कर देता है। आपका इंटरनेट हो या ना हो, लेकिन मैं इंटरनेट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ आउटलुक ओपन करके अपनी पुरानी मेल को देख सकता हूँ, ठीक है। और मैं मेल कर भी सकता हूँ, भले ही मेल मेरा नहीं जाएगा, तो मेरा मेल आउटबॉक्स में आके अटक जाएगा। जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा चला जाएगा। तो ऑफिस में कभी अगर मान लीजिए कि आपका नेटवर्क नहीं है और आपको काम सब करके मेल भेजना है, तो नेटवर्क आने का वेट नहीं करना है, आप अपना काम कीजिए, आउटबॉक्स में चला जाएगा, मेल कनेक्ट होते अपना आपसे। तीस और सबसे पावरफुल जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका एक्सेल। एक्सेल पावरफुल सॉफ्टवेयर क्या है,
क्योंकि एक्सेल के जरिए हम जो है बहुत चीजें कर सकते हैं, तो सारी काम कर सकते हैं। मतलब जो ये रजिस्टर है ना आपका, रजिस्टर आपका डिजिटल रजिस्टर एक्सेल है। जब एक्सेल नहीं था तो आप देखे होंगे कि सारी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे और उसपे सब लिखते थे। अभी भी बैंक में जाएंगे तो मोटे मोटे रजिस्टर दिखेंगे आप। एफआईआर के लिए जाएंगे थाने में तो वहां भी मोटे मोटे रजिस्टर देखेंगे। तो वो सारा काम अगर डिजिटली करना हो तो एक्सेल की तरफ किया जा सकता है। तो एक्सेल क्या है? जस्ट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? ठीक है। तो एक तरह से एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट, राइट? आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन 365 है, या फिर कह सकते हैं एक्सेल 2024। 365 एक ऑनलाइन एक पैकेज है, क्लाउड पैकेज है, जो कि एक बार हम बाय कर देते हैं तो क्या होता है, हर बार जैसे नया अपडेट आता है तो ये अपने आप को अपडेट कर लेता है। लेकिन जब कोई वर्जन लेते हैं, 2019 लिया, 16 लिए, 24 लिए, 7 लिए, 13 लिए, तो वो क्या होगा, आपको हर बार नए पैकेज के लिए रीइंस्टॉल करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 365 में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जब भी आप क्रिएट कुछ इस तरह से आपके विंडोज दिखेंगे, इसको होम विंडो कहते हैं। सबसे पहला जो आपको दिखेगा ब्लैंक वर्क, न्यू वर्क क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो चीजें दिख रही है ये हर पीसी में नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं टेम्पलेट, बनाया टेम्पलेट। जैसे बना बनाया फॉर्म होता है ना, आप फिल कर देते हैं, उसी तरह से बने बनाया टेम्पलेट है। अगर टेम्पलेट आप लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। उसके अलावा अब मान लीजिए अभी भी आपने एक्सेल फाइल खोला, तो आपको पता नहीं आपने फाइल कहाँ सेव किया, कहाँ से खोला, तो रिसेंट में आया, क्या था? रिसेंट। जैसे आप कॉलिंग करते हैं तो रिसेंट कॉलिंग होता है ना, ऐसे रिसेंट में आता है। और ये जैसे कॉलिंग का घटते बढ़ते रहता है, जैसे जैसे कॉल करेंगे ऐड होते जाएंगे और पुराना डिलीट होता जाएगा, सेम चीज यहाँ भी। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो ये आपका खुल गया स्प्रेडशीट। तो ये क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट है। अब यहाँ देखिए, शीट जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है स्प्रेडशीट, इसको शीट कहते हैं। ये पूरा क्या है? शीट है। और जिसके अंदर है वो क्या है? वर्कबुक है। क्या है? वर्कबुक। तो फाइल फाइल जो कहते हैं, यहाँ फाइल किसको बोला जाता है? वर्कबुक को बोला जाता है। तो वर्कबुक क्या है हमारा? वर्कबुक हमारा फाइल है। ठीक है। जब भी आप कुछ ले, अब इसमें कुछ बनाना है, सबसे पहला काम करना है इस फाइल को सेव कर। ठीक है ना? क्योंकि अचानक से आपकी लाइट चली जाए या पीसी हैंग होके बंद हो गया, तब बात करते करते आपने कैंसिल कर दिया, तो डेटा लॉस होने की चांस है। तो आपको जो बनाना है पहले सेव कर। सेव करने के लिए फाइल दिखा है आपको, फाइल, इस फाइल पे जाएं और सेव पे क्लिक करें। किस पे क्लिक करें? सेव। तो सेव पे क्लिक करते ही सबसे पहले क्या पूछेगा? फाइल में। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे वन, क्या लिख दिया? डे वन। अब साथ में जो आप देख रहे हैं डॉट एक्सलेस एच, इसको छेड़छाड़ ना करें, ऐसे ही रहने दें। क्यों? ये है एक्सटेंशन टाइप। जैसे हर आप लोगों के नाम के पीछे सरनेम लगा होता है ना, उसी तरह से हर फाइल के बाद में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन से सिस्टम को पता चलता है कि इसको किस सॉफ्टवेयर पे ओपन करना है। ठीक है। हर फाइल में बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, देखिए चाहे ना दिखे, होता ही होता है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एक्सटेंशन मिलेंगे आपको, इसमें आपको अभी नहीं जाना है। ठीक है ना? अब बिगनर लेवल है, रखें। अब आता है चूज टाइप। अब यहाँ से आप अपना फोल्डर चूज करें। अब यहाँ पे आपके फोल्डर डिफॉल्ट में दिख जाएंगे। अगर नहीं दिखे, एक चीज दिख रहा होगा, मोड लोकेशन दिख रहा है, मोड लोकेशन। इस मोड लोकेशन पे आप जाए, और मोड लोकेशन पे जाने के बाद अब आपके ब्राउज पे क्लिक करके आप आपके किस ड्राइव एक लोकेशन चूज करना होगा ना। कंप्यूटर के अंदर कहाँ फाइल रखते हैं, जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपको इमेज वाले फोल्डर में चला जाता है। कोई कुछ डाउनलोड करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर, डाउनलोड वाले फोल्डर में चला जाता है।
वीडियो बनाते हैं तो वीडियो वाला फोल्डर रहता है ना मोबाइल में, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी फोल्डर डिसाइड करना होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर फाइल को कहाँ सेव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपका जो VCL है इसी पे क्लिक करता हूँ और इसी में हम सेव कर देते हैं, सेव हो गया, हमने सेव किया। ठीक है, अब कल के डेट में मुझे अगर सेम फाइल ओपन करना हो तो क्या करेंगे? अगर हमने उस फाइल को कल ओपन किया था या फिर फाइल ओपन नहीं की है तो सिंपली क्या करेंगे? हम एक्सेल खोलेंगे और एक्सेल के होम या ओपन में, होम पे या ओपन में मुझे दिख जाएगा यहाँ, पूरे में दिख गया देवा। ठीक है, इसको ओपन में क्लिक कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद में फाइल ओपन करना चाहूं तो कैसे ओपन करूं? ऐसे केस के लिए मुझे उसके लोकेशन पे जाना हो तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे अपने लोकेशंस पे, जो लोकेशन है मेरा फोल्डर, आएगा और इस पर डबल क्लिक या सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा फाइल खुल जाएगा। खुल गया, आगे मेरे पास निर्माण। ठीक है, तो फाइल खोलना समझ में आ गया, फाइल बनाना सीख गए। अब यहाँ पे क्या करना है? मुझे कुछ बनाना है, कैसे बनाना? जैसे मुझे बनाना है कैश स्टेटमेंट। मेरी कंपनी में कैश का काम होता है, तो डेली बेसिस पे जो जो भी कैश की ट्रांजेक्शन होती है उसकी रिपोर्ट हम कैश के साथ अपने अकाउंट टीम को भेजते हैं। समझ गए? मान लीजिए ना कि आप किसी शोरूम पे हैं जहाँ पे गाड़ियों की बुकिंग हो। ठीक है, आपका काम है कस्टमर को गाड़ी दिखाना, गाड़ी के बारे में बताना, कस्टमर रेडी हो तो उसको बुक कर। समझ गए? अब बुक करने के बाद डेली बेसिस में जितना पैसा आपके पास आया है, जितना गाड़ी बुक किया है, उसकी एक रिपोर्ट बना के, उसकी प्रिंट आउट निकाल के कैश के साथ अकाउंट टीम को देंगे ताकि अकाउंट टीम जिसके जिसके एवज में आपने पैसा लिया है उसकी एंट्री कर दे और कैश रख दे। एक रिपोर्ट बनाना है, तो चलिए वो रिपोर्ट हम यहाँ पे आपके साथ बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फाइल खोल लिया। अब जो सीट का नाम है यहाँ पे दिख रहा है, सीट 1 सीट 2, 3 सीट या 1 सीट आपको डिफॉल्ट मिलेंगी। आप चाहे जितना सीट इंसर्ट कर सकते हैं प्लस के साथ। सीट के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, इसका नाम रख दिया कैश। क्या रख दिया? कैश। ठीक है, अब ऊपर में अभी जो लाइनिंग दिख रहा है इस लाइनिंग को बुलाया जाता है ग्रिड लाइन। क्या बुलाया जाता है? ग्रिड लाइन। ये सिर्फ आपको देखने के लिए, समझने के लिए होता है। ठीक है, आप ऊपर जो दिख रहा है पेज लेआउट, ये जो ऊपर दिख रहा है ना इसको टैब कहते हैं या मेनू कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम होम बाय डिफॉल्ट होम का यूज करते हैं, लेकिन कभी भी जरूरत पड़ने पे बाकी टैब भी यूज करते हैं। जैसे कि पेज लेआउट में जाके मुझे इस लाइनिंग को हटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पेज लेआउट पे जाएंगे और जो ग्रिड लाइन और नीचे व्यू का टिक दिख रहा है ना, इसको यहाँ से अनचेक करें। पूरा ब्लैंक सादा कागज हो गया। अब हम यहाँ पे एक बड़ा सा कैश रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, हेडिंग। जब भी जैसे ये देखिए अगर है ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है ना, जैसे हेडिंग देना होगा तो यहाँ पे हमने एक एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कैसे करेंगे? माउस से क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करें। ठीक है, क्लिक करते हुए मूव कीजिएगा, सिलेक्ट होगा। अब होम में ही आपको दिखेगा मर्ज। ठीक है, बॉक्स है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज करें। ठीक, क्या हो गया? अभी जैसे ये अलग अलग सेल था और एक सेल में, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा टाइटल लिखना है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश रिपोर्ट और इसके ऊपर यहां से हम साइज को बड़ा करना है। तो ये आपको 11 दिख रहा है, ये आपका फॉन्ट साइज होता है। तो यहाँ से फॉन्ट साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा फॉन्ट होना चाहिए तो ये जो दिख रहा है एबीसी, इस पे क्लिक और हमने यहाँ पे बोल्ड लिया। बोल्ड कैसे किया? बी पे क्लिक कर दो या फिर कंट्रोल बी। अब कंट्रोल बी क्या होता है? शॉर्टकट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हर फीचर, मोस्टली फीचर को यहाँ क्लिक करके या उसका कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है वो प्रेस करके भी हम करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कैश रिपोर्ट, बड़ा सा हो गया। अब एक कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कलर अलग होना चाहिए। तो यहाँ ए के नीचे कलर का सिंबल दिख रहा है, एक टेक्स्ट कलर है। क्या है?
लिखावट का कलर चेंज करता है। सो वी सिलेक्ट द ईयर, और यहाँ पे हम अपने हिसाब से जो चाहिए वो हम यहाँ पे ले लें। ठीक है, जो भी चाहिए ले लें। तो ब्लू ले लिया हमने। अब यहाँ पे डेट डालेंगे, किस डेट का है। अब डेट में हमेशा नीचे लाइन होता है, जैसे ये देखिए यहाँ मंथ लिखा हुआ है तो मंथ के नीचे डॉट लाइन है ना, ऐसा लाइन होनी चाहिए। तो हमने जितना बड़ा लाइन चाहिए उतना सेलेक्ट कर लिया। ऊपर यहाँ पे लाइनिंग के लिए दिख रहा है चौकोर बॉक्स को बॉर्डर्स कहते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ नीचे का बॉर्डर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिया लोकेशन कि किस ब्रांच का है, क्योंकि कंपनी में कई सारे ब्रांचेज होते हैं, तो हमने यहाँ से ब्रांच के ले लिया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तो सीरियल नंबर, जब भी कोई फॉर्मेट बनाए या डेटा बनाए सीरियल नंबर जरूर हो। सीरियल नंबर से फायदा क्या होता है कि आपको अगर पता करना है कि कितना है, गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे ये डेटा है, मुझे पता करना है कि मेरा टोटल डेटा कितना है, तो मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली सबसे लास्ट में जाऊंगा, बोलूंगा कि मेरा 1469 का डेटा है ना। उसी तरह से आपको पता चल जाएगा, ऐसे सीरियल नंबर होना चाहिए। सीरियल नंबर के बाद आप यहाँ पे, मुझे एक बड़ा सा चाहिए पार्टिकुलर्स, डिटेल्स। तो जनरली होता है पार्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये चीजें डाला। ये क्या बनाया, फील्ड का हेडिंग। जैसे कि ये रजिस्टर बना, तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास नेम का हेडिंग है, नेम के बाद डेट्स है ना। तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे फील्ड्स बनाए। तो क्या बनाया, फील्ड्स। उसको क्या बोला जाता है, फील्ड्स बोला जाता है। अब इसको सिलेक्ट करके हमने थोड़ा सा एरिया ले लिया जहां पे अपनी ट्रांजेक्शन करेंगे। तो जितना एरिया चाहिए उतना लिख दिया, और हमने इसमें क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। क्या लगा दिया, बॉर्डर। मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी अलाइनमेंट चेंज कर। तो बॉर्डर कैसे लगाया, बॉर्डर के लिए वही जहां से बॉटम बॉर्डर लिया था उसी पे गए, और हमने ले लिया ऑल बॉर्डर। क्या ले लिया, ऑल बॉर्डर्स। और फिर इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इसकी बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो हमने कोई एक बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब ये लाइनिंग बीच में से मुझे हटानी है, लाइनिंग नहीं रहनी चाहिए। तो अगर मर्ज करेंगे तो सब एक हो जाएगा, फिर टाइपिंग में दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया, मर्ज के साइड में देखिए एरो निशान, मोर ऑप्शंस के लिए हमने मर्ज अक्रॉस कर। क्या किया, मर्ज अक्रॉस। तो ये क्या करेगा कि सबको एक नहीं बनाएगा, और एक जो लाइनिंग है सबको एक लाइनिंग, तो ये सबको एक लाइनिंग कर दिया। ठीक है, अब मुझे, अब जब भी कुछ करें तो टोटल का इस्तेमाल जरूर। नीचे हमने टोटल दिया। अब मुझे टोटल में यहाँ टोटल करना है, मतलब कि क्वांटिटी में जो भी टाइप होगा यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हम लगाएंगे फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। तो टोटल करना है, जिसका एडिशन है, एडिशन का फॉर्मूला होता है सम। सम कैसे लगाएंगे, इक्वल एस यू एम सम, ब्रैकेट खुद ओपन कर ले या टैब प्रेस, और फिर इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और एंटर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करें। तो फिलहाल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है लेकिन जैसे नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे ये ऐड होते जाएगा, हो रहा है ना, ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे मेरा रेट है, तो रेट का एवरेज निकाल रहा है। क्यों, रेट का सम तो नहीं कर सकते ना, हर क्वांटिटी अलग अलग अमाउंट से लिया गया है। तो एवरेज के लिए क्या होता है, तो एवरेज के लिए एवरेज का फंक्शन आपको मैथमेटिक में नहीं लगाना है कि सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय काउंट ऑफ द नंबर। यहाँ पे बना बनाया फंक्शन है एवरेज। एवरेज पूरा लिखिए या एरो निशान से ऊपर नीचे जाइए और सिलेक्ट कर लीजिए, और पूरा का पूरा इस रेट को सिलेक्ट कर, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए एंड एंटर प्रेस। ठीक है, फिर डिवाइड ही आ रहा है। क्यों आ रहा है,
क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू डलती चली जाएगी। पर ये डीआईवी एरर ब्लैंक दे गया तो गलत से कितना लगेगा ना। क्या? तो इसको हम क्या करें? तो हम यहाँ पे एवरेज नहीं लगाएं। एक फॉर्मूला होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट फॉर्मूला में आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। बस उसका नंबर लिख दीजिए, तो एवरेज को डिफर करना है। वन पे तो वन लिखेंगे। अब जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा तो पीछे आएगा इग्नोर, कि आपको इग्नोर क्या करना। तो मैंने बोल दिया इग्नोर एरर, कितने नंबर पे है? छठा नंबर ले लिया। अब यहाँ पे हम अपना रेंज को सिलेक्ट करते हैं। ये थोड़ा एडवांस हो गया। एग्रीगेट फॉर्मूला का यूज होता है जब आपका इनपुट एरर हो। यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज का ही फॉर्मूला, ठीक है। बट इसको एरर हटाने के लिए हम इस एरर फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इस एरर। तो इस एरर उसके अंदर एवरेज, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे? जीरो लिख। तो ऐसे फॉर्मूला जो रिटर्न आपको एरर कर रहा है, बट आपको एरर नहीं चाहिए, तो उसको आप इस एरर फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो एरर नहीं है। जो आप लिखेंगे लास्ट में कॉमा करके ना, वो है। तो यहाँ पे हम सम कर देते हैं, फिर इसको बोल्ड करेंगे, और नीचे मुझे डबल लाइन चाहिए। क्या चाहिए? डबल लाइन। तो क्या इसमें डबल लाइन है? हाँ यहाँ है ना। हो गया। अब यहाँ पे एक लाइनिंग चाहिए। अपवर्ड बॉर्डर ले लिया मैंने, टॉप बॉर्डर, और यहाँ भी एक लाइनिंग चाहिए। ये हो गया ऑथराइज बाय। इसको ऑथराइज कौन किया? ऑथराइज बाय। पूरा लिख दीजिए, यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। और ये होगा चेक। ठीक है। ये फॉर्मेट बन के रेडी है। अब क्या कीजिए? सेव कर लीजिए, क्योंकि आपने शुरुआत में सेव किया था। उसके बाद जो काम करेगा वो सेव नहीं होगा। जब भी काम खत्म करे, बीच बीच में, जब लंबा काम है तो बीच बीच में, या काम खत्म हो रहा है तो आप सेव सेव कर लिए। अब इसको प्रिंट करना है। तो फाइल के अंदर जहां सेव करते हैं उसी में नीचे आएंगे प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक करेंगे कि आपको प्रिंट व्यू दिखेगा, और नीचे दिखेगा कितना पेज है। एक पेज है, और प्रिंट सही है, तो प्रिंटर सेलेक्ट करके यहां से हम प्रिंट कमांड दे देंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया? कैश रिपोर्ट। या फिर इसी को हम फाइल को मेल कर देंगे अपने बॉस को, कि बॉस ये रहा हमारा सीरियल नंबर, ये सारे पर्टिकुलर, ये सारा टोटल अमाउंट, ऐसे कर देंगे। तो शुरुआत, ये जो इसी को बोलते हैं रिपोर्ट शुरुआती लेवल में जो आप काम कर रहे हैं, वो हमने रिपोर्ट के जरिए पढ़ रहे हैं। और रसीद के तौर पे एक एक रसीद उसको दे दीजिएगा, तो उसको फोटो करने में टाइम लगेगा ना। क्या? लेकिन जब इस तरह से बना के देखिएगा, तो एक नजर पूरा मारेगा, टोटल देखेगा। ओके। ठीक है। तो रिपोर्ट यही होता है। ये जो छोटा रिपोर्ट मैंने दिखाया शुरुआती लेवल में, अब बड़ा रिपोर्ट दिखाऊंगा दिक्कत हो जाएगी ना शुरुआती में। तो छोटा रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट क्रिएट करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मेट क्रिएट। अब ये फॉर्मेट क्रिएट, अभी जो मैंने किया वो फॉर्मेट क्रिएट किया। अब इसमें वो जो डेटा इनपुट होगा उसके बाद ठीक है। तो असाइनमेंट लिखिए जो आपको कल करके आप, मेरी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है, फ्राइडे को लाना है आप। ठीक है। तो असाइनमेंट आपका ये है कि आप एक अटेंडेंस ट्रैकर का फॉर्मेट बना के लाए, सिस्टम पे या नोट। जिसके पास सिस्टम नहीं है वो नोट पे, जिसके सिस्टम है वो सिस्टम पे बना के लाए। ठीक है। अटेंडेंस ट्रैकर। मान लीजिए कि आप कंपनी के एचआर हैं, और आपके अंदर में तकरीबन 10 लोग काम करते हैं। आप 10 लोगों से अटेंडेंस लेना है, जिसके सैलरी बना सके, जिसके
कौन कितना दिन छुट्टी किया, इसकी छुट्टी बची है, वो हमारे ने दिया है मगन जी। ठीक है, हमें चीज बनाना चाहिए, आपके लिए इसकी चीज बनाना नहीं पड़ेगा। ये अटेंडेंस देगा। आप सभी लोग बना रहे हैं, कोई मिस नहीं करेगा। और आपके पास 2 दिन का टाइम भी है, ये नहीं मैं कल मांग रहा हूँ, मैं फ्राइडे को मांगूंगा। ठीक है, अब इनके लिए हम थोड़ी सी थ्योरी पे, प्रैक्टिकल हो गया, अब आते हैं हम थ्योरी पे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं अपना एमआईएस जो कोर्स है, उसको, आपका जो कोर्स है उस कोर्स को। ठीक है, एक मिनट। नीचे तो नहीं हो रहा है। चलिए, ठीक है।
तो जा एक बार कल की क्लास को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एमआईएस का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द योर सर्विसेज, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल्स वगैरह। ठीक है। अब इसकी मॉड्यूल्स दीजिए जो आपको पढ़ना है। सबसे पहला आएगा एमआईएस फाउंडेशन, जहां आप बेसिक एमआईएस के बारे में जानेंगे। आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। देन आएगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। देन आएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अभी जो आपने एक्सेल पढ़ा, इसी का पार्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। देन आपका आएगा एमआईएस मैनेजमेंट एंड इशू। ये 5 मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से मिलता है। तो हम सबसे बात करते हैं एमआईएस फाउंडेशन। तो एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड द मैनेज विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक मेक द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि एमआईएस एन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सपोर्ट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो नीचे वाला जो है ये आपका डेफिनेशन परफेक्ट होगा अगर आप एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, नकल के हुआ नहीं दिखेगा। पार्ट इज एमआईएस के आंसर में इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद एमआईएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड द टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का टाइम पे नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं रहती। आपकी कॉलेज में फीस का डिस्काउंट चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन एडमिशन के समय मिलेगा तब आप इससे फायदा मिलेगा ना। अब एडमिशन ले चुके हैं तो क्या फायदा। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें ठिकाना कहाँ है, कौन कौन है, ये पता चला था ना बम मारा। बम मारने के बाद पता चलता क्या फायदा। मिसाइल से अटैक हो जाता, बमोस चल जाता, तो क्या फायदा। तो डिसीजन जो हमारा इंफॉर्मेशन है, एक तो सिक्योर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सटीक इंफॉर्मेशन, और टाइम पे आना चाहिए। ठीक है। टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड क्वालिटी। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा डिसीजन ले। जैसे मैंने कल आपको बताया था मॉल का एग्जाम्पल। मॉल में कोई से चीजें उसको जब वो पिछले स्टेज की बात हो और इसको प्रॉफिट को देखते हुए डिसीजन ले सकता है कि कितना परसेंट डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं आप, अपने गोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के जो आपने जैसे कैश का जो फॉर्मेट बनाया वो आपने अकाउंट टीम को भेजा, तो आपने क्या किया, अकाउंट टीम के साथ अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विस आपके पास आज कितना कनेक्शन हुआ है, कितना आपके पास आया है, और इस नीचे में उसके हिसाब से गाड़ियों को मदद किया। करेगा तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा ना। उसके बाद एमआईएस का नीड क्यों है? देखिए बिजनेस ऑपरेशन के लिए एमआईएस की नीड जरूरी है। विदाउट एमआईएस का आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी बिजनेस को नहीं कर सकते। शेयर करना है, रॉ मटेरियल लाना है, कितना लेबर लगाना है, कितनी हायरिंग करनी है, ये सब चीजें आपकी इंफॉर्मेशन की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो आपको सबसे चाहिए होगा नीड फॉर फास्टर फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ एमआईएस। एमआईएस कितने तरह के होते हैं आपको पूछ सकता है, आपको आपके पास जरूरत आपको कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले एमआईएस होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, तो बोलते हैं टीपीएस। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि आपने जो सेल्स ट्रैकर बनाया
वो टीपीएस के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? टीपीएस के अंदर में आता है। डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको एमआईएस। अब एमआईएस एमआईएस है। एमआईएस क्या होता है कि रिपोर्ट, माइनस को बहुत सारे लोग डैशबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड एमआईएस दोनों एक जैसे होते हैं। तो एमआईएस कैसा दिखता है? तो चलिए आपको हम बताते हैं कि एमआईएस कैसा दिखेगा। दिख रहा है? दिस इज द एमआईएस। अब इससे क्या पता चल रहा है? अब नकदी के जो HOD है, बिजनेस है, वो क्या, वो एक समरी चाहिए ना, यहाँ पता चल गया कि क्या सेल हुआ, हुआ, हमारा व्यवसाय में कितने लोगों ने विजिट किया, कितना परसेंट हमारा बाय है, हमारे व्यवसाय को कितने लोगों ने खोला और कितना लोगों ने बाय है, ये पता चला। मतलब 21% का रेट है। मतलब 100 लोग अगर हमारा वेबसाइट खोलते हैं तो 21 लोग उसको बाय है। अब इसका difference क्या होगा? अब इसके SEO के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कुछ चीजें टॉप पे आती हैं। ठीक है ना? दिया है और गूगल उस कीवर्ड के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है, वही होता है एसईओ। तो हम एसईओ में ध्यान रख सकते हैं कि हमारा एड पे कितना खर्चा हो रहा है, उस एड से कितना क्लिक आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर 100 क्लिक आए हैं मतलब उसके बाद सिटी बार ये होती है आपकी एमआईएस रिपोर्ट। क्लियर है? उसके बाद आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? वो आपसे फोन करेंगे, रिपोर्ट थोड़ी मांगेगा, सिस्टम पे ड्राइव पे या जो भी आपका मैनेजमेंट सिस्टम है उस पे डाल दिया, खोलेगा और देख लेगा। जैसे कि आप लोगों का रिजल्ट आता है ना, कौन सा सब्जेक्ट नंबर मिला, इसके थ्रू आप डिसीजन ले रहे हैं आपको किसी सब्जेक्ट को दोबारा करना है, किस सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस ठीक है, इससे क्या परफॉर्मेंस देना है, इसके डिसीजन है। भी करते हैं पापा अपने का डिसीजन किए हैं। तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम एक होता है, जो क्रॉस लेवल लोग होते हैं, क्रॉस लेवल लोग होते हैं जिसको इंडिकेटर। ठीक है, और अपना परफॉर्मेंस दिखाना है तो किस किस कीमत के लिए दिखाना है। आप अगर अपना चश्मा लिखा जाता है छोटे बच्चों को, क्यों लिखा जाता है? ताकि आप पढ़ना करें। अभी पढ़ने के लिए नहीं है, वो ना पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो ये आपका, उसके बाद आपका आता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन की बात किया जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम लगा, हर स्टूडेंट लाइन लगा रहा होगा ऑफिस के, वेट करना पड़ेगा,
नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऑटोमेटेड सिस्टम आप जो है हर समय मिल सकता है। तो ऑटोमेटेड सिस्टम एक्सेल पे बन सकता है, पावर बीआई बन सकता है, बस इसको सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। अब आता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके लिए ये क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से डालती है। जैसे कि कंपनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, उनका जो होता है, यूनिवर्सिटी के आता है, सिस्टम में एक किसी से मांगा नहीं जाता है, कंपनी खुद ब खुद प्रेजेंट करती है, ठीक है ना। फिर एक आता है आपका रिसोर्सिस प्लानिंग, तो बोलते हैं ईआरपी। आप मोस्टली जो थोड़ी कॉर्पोरेट कंपनी जो है सब ये यूज करती है, सामान बेचते हैं, आपका स्टॉकिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, बिलिंग के लिए, हर चीज के लिए यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, वैरायटी ऑफ एमआईएस है। अब बात करते हैं रोल ऑफ एमआईएस। देखिए, एमआईएस का रोल होता है एनेबल्स डेटा ट्राइब डिसीजन, हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड रोल फोरकास्टिंग में होता है, प्लानिंग में करता है, कम्युनिकेशन की है के अंदर एक कम्युनिकेशन ब्रिज करता है एमआईएस। ठीक है, क्लियर है। तो आपका पहला यूनिट खत्म हो गया, एमआईएस रहेगा एमआईएस के। सिस्टम का, और दूसरा आपको मिल रहा है आपको इंग्लिश के ऊपर एक नोट तैयार करना है। मैं अपना नोट तैयार करने के बाद आपको मिल रहा है, आपने कर दे रही है सर, भेजा था बेटे, इन्होंने मुझे हाय लिख के भेजा, उनको भेजा, या फिर कल से पेन लगेगा। ठीक है, नहीं रिपीट नहीं,